चलिए अच्छा, चैप्टर 11 देखते हैं भाई, क्लास 12th मिसलेनियस एग्जाम्पल का पार्ट 2 है। मतलब जो पार्ट 1 में तो एक ही क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए पार्ट 1 में रखा। ये जो क्वेश्चन है पहले ही बता दूं, इसको 3 तरीके से मैं सॉल्व कराऊंगा क्योंकि हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। इस विद डायग्राम समझेंगे यार क्वेश्चन क्या है यार, क्यों तीन तरीके से बताऊंगा, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि हम पढ़ते हैं केवल नॉलेज के लिए। कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, एक ऐसी प्लेन की इक्वेशन बताओ दैट कंटेन्स अ पॉइंट, जो कि इस पॉइंट से होता हुआ जा रहा है, और आगे कंडीशन का विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन। एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, इन दोनों प्लेन पे वो क्या है, परपेंडिकुलर है, और इस पॉइंट से होता हुआ जाता है, तो उस प्लेन की इक्वेशन बताओ। पहले तो यार डायग्राम समझाएंगे आपको इसका। ये प्लेन है, इस प्लेन की हमको इक्वेशन फाइंड करनी है, और ये किस पॉइंट से होता हुआ जा रहा है, 1, -1 और 2 से होता हुआ जा रहा है। सबसे पहले समझाऊंगा सबसे सिंपल सॉल्यूशन इसका, फिर उसके बाद जो भी कंसेप्ट है। ये एक प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी, मान लो ये π3 प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन मुझको फाइंड करनी है। ये दोनों जो प्लेन है इस पे क्या है, परपेंडिकुलर। अगर मैं आपको इस तरीके से समझाऊं कि वो एक प्लेन ये रहा, ये इस पे क्या परपेंडिकुलर है, फील करो यार, ये 3D फिगर है, एक प्लेन ये है, थोड़ा समझ जाना, ठीक है। ये प्लेन है, ये इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूं तो देखिए, हमारे पास एक प्लेन ये है, ये वाला एक प्लेन है, ये प्लेन इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, और इधर से भी एक ऐसा ही होगा, तो इस वाले प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है जी। अच्छा, तो हम लोगों ने क्या चीजें प्रूफ की हैं, एक बात सुनो जरा। ये वाला प्लेन इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर। इसका मीनिंग क्या है कि इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो इस पे भी परपेंडिकुलर है और इस पे भी परपेंडिकुलर है, या मैं उल्टा बोलूं कि इस प्लेन का जो वेक्टर है नॉर्मल वो इसके भी परपेंडिकुलर है, और इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो इसके नॉर्मल वेक्टर के भी क्या है, परपेंडिकुलर। एक ही तो बात है, जब प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके नॉर्मल भी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो सबसे पहले तो ये मान लो π1 है और ये π2 है, तो ये वाली जो प्लेन की इक्वेशन लेट कर लो यार π1, और ये लेट कर लो π2। चलिए अच्छा, अगर मैं अब ये तो सारी फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म में है तो हम भी कार्टेशियन में सॉल्व करें, अदरवाइज आप इसको चेंज करो वेक्टर जैसा आपको सही लगे। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूं यार इक्वेशन ऑफ π3, तो π3 एक ऐसा प्लेन है जो इन पॉइंट से होता हुआ जा रहा है, तो एक प्लेन जो किसी पॉइंट से होता हुआ जाता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, कार्टेशियन। याद आ रहा है कुछ, हम लोगों ने प्रूफ किया है ये चीज, इक्वल्स टू 0। तो ये ABC क्या होते थे, उस वाले प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज, और x1 y1 z1 क्या होते थे, ये पॉइंट दिख के बने। तो चलिए अच्छा, बस प्लेन की इक्वेशन आ गई भैया, देखो b y +1 हो जाएगा क्योंकि y1 माइनस का है, और c z1, ये आ गई उपासना प्लेन की इक्वेशन। बस अब हमको केवल और केवल ABC की वैल्यू फाइंड करनी है, पक्की बात है। अच्छा, इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो मैं लेट कर लिया, मतलब b3 है, उसका मैंने लेट कर लिया ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप, ठीक है जी। इस वाले प्लेन, क्योंकि हर प्लेन का एक नॉर्मल वेक्टर होता है, स्टार्टिंग हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा, π1 का जो नॉर्मल वेक्टर वो क्या होगा, अगर आप होशियार आप देखकर ही बता देंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 2k कैप, क्योंकि जो ABC होते हैं वही तो उस वाले प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। π2 का क्या होगा यार, अगर मैं B2 वेक्टर की बात करूं, जो नॉर्मल वेक्टर है वो होगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 3k कैप। अब सुनो जरा यार, यस लॉजिक देख, यहां से हमको ABC की वैल्यू फाइंड करनी है, बात खत्म। अच्छा जी, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि यार मैं B1 क्रॉस B2 फाइंड करता हूं, हमको पता है जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमको तीसरा नया वेक्टर मिलता है, और वो कैसा होता है, वो B1 पे भी परपेंडिकुलर होगा, और पक्की बात है। एक बात सुनो, ये B3 कैसा वेक्टर है, ये इस पे भी परपेंडिकुलर और इस पे भी, तो क्या इसको सॉल्व करके B3 नहीं मिलेगा, फिर से समझो, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो पक्की बात है जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता है वो वेक्टर होता है, और कैसा वेक्टर होता है, जो B1 पे भी परपेंडिकुलर और B2 पे भी है, तो B3 ऐसा ही तो भैया वेक्टर है जो इस पे भी परपेंडिकुलर और इस पे भी, तो क्या इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके B3 नहीं मिलेगा, पक्की बात है मिलेगा। तो कर दो, कैसे होता है, i j k, तो चलो भैया आपको 2 3 -2, क्योंकि ये क्या होते हैं 2 3 यहाँ पे रखते हैं, और फिर 1 2 और -3।
पक्की बात है। तो ये आई कैप, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस का 9 और ये प्लस का 4, माइनस का j, इसको हाइड किया, माइनस का 6 और प्लस का 2, प्लस का k कैप, 2 2 जा 4, माइनस का 3, तो माइनस का 5 आई कैप, और ये माइनस का 4 ये क्या होगा, प्लस का 4 j कैप और प्लस का k कैप। पक्की बात है। तो ये जो हमको वेक्टर मिला है, क्या ये B3 वेक्टर नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? भैया यही तो, और B3 वेक्टर आ गया, और B3 वेक्टर के A B C यही तो हो गए। तो क्या मैं यहां पे पुट कर दूं -5 और B की जगह 4 और C की जगह 1? भैया आंसर आ गया हमारा। सबसे सिंपल सॉल्यूशन है ये, लेकिन इसके तीनों बताऊंगा मैं, क्योंकि हमारा टारगेट है कंसेप्ट क्लियर करना। बस नए नए मेथड से भी बताऊंगा। अगर आंसर चाहते हो भैया क्रॉस मल्टी, मैं इसका पूरे का आंसर निकाल के मैं भी चेक कर लूंगी एक बार। माइनस का 5x प्लस का 5 प्लस का 4y प्लस का 4 और z माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो माइनस का 5x प्लस का 4y प्लस का z, तो 5 4 9 और 9 से 2 गया 7। ये यार चेक करो, कोई भी एक बच्चा इसका आंसर चेक करो जल्दी से, कोई भी एक बच्चा। सही आंसर? पक्की बात है। साइन, हाँ तो माइनस कॉमन ले लो। वो क्या हम क्यों ऐसा करें, वो उन्होंने माइनस कॉमन लिया। तो ये हमारे पास इस प्लेन की इक्वेशन आ गई। कोई डाउट हुआ? ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन इससे छोटा सॉल्यूशन नहीं हो सकता। लेकिन मैं इसके तीनों बताऊंगा, कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा आपको, इसलिए तीनों बताऊंगा। पक्की बात है। देख लो, कोई डाउट है पूछो। चलिए सेकंड मेथड देखते हैं यार। सुनो सेकंड मेथड देखते। अभी बात प्लीज बेटा, ये जो प्लेन है इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, और इसके भी क्या है, परपेंडिकुलर। ये वाला प्लेन अगर इसके परपेंडिकुलर है, इसका मीनिंग क्या, इन दोनों के नॉर्मल वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि भैया अगर किसी के भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 0 होता है। यस और नो? a1 b1 c1 पहले वाले वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज, और a2 b2 c2 दूसरे वाले के डायरेक्शन। पक्की बात है। तो यहां पर मैं आपसे बोल रहा हूं कि भैया जो π3 प्लेन है ना, वो परपेंडिकुलर है किसके, π1 के। तो क्या ऐसा होगा कि इनके जो डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट 0 होगा? पक्की बात है। तो 2 का मल्टीप्लाई a के साथ कितना हो गया, 2a, 3 का b के साथ 3b, माइनस का 2c इक्वल्स टू 0। ये किस केस में है, जब यार हमारा π3 परपेंडिकुलर है π1 के, और हमको पता है कि π3 परपेंडिकुलर π2 के भी है, तो इनके भी डायरेक्शन। तो इसका इसके साथ a प्लस 2b माइनस का 3c इक्वल्स टू 0। अब ये है π3 की इक्वेशन, बस हमको a b c की वैल्यू ही तो फाइंड करनी है बस। अब दूसरा मेथड कैसे एबीसी की वैल्यू फाइंड करें, आंसर वो आएगा। तो एक होता है मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था, लेकिन वहां पे यहाँ पे एबीसी वेरिएबल है, वहां पर 2 वेरिएबल होते थे, एक कांस्टेंट होता। हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या ए लिखा हुआ है, इसको हाँ सॉल्व करने का तरीका, इसको ऊपर नीचे लिखें तो अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है जी। अब देखो a लिखा, a के नीचे क्या है, a को हाइड कर लो। 3 का मल्टीप्लाई -3 से कितना हो गया, -9, और 2 का इसके साथ +4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा +4, क्योंकि माइनस तो आता ही है, माइनस ये भी है। अच्छा, अब बहुत से बच्चे या बहुत सी बुक्स में यहाँ पे b लिखा होगा, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ -b लो। उसका एक लॉजिक है, पता है क्यों? मैंने जब यार a को हाइड किया तो आपने ऊपर से नीचे पहले मल्टीप्लाई किया। अगर +b लोगे तो वो लोग कहेंगे कि पहले इसका मल्टीप्लाई करो, मतलब आपको रटना पड़ेगा कि भैया इसमें ऐसे इसमें ऐसे। केवल यहाँ पे लगा दो -b, मतलब इसमें, तो ऊपर से नीचे ही प्रोडक्ट हम लेंगे। 10th में मैंने ऐसे ही बताया था। तो b को हाइड किया तो 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ -6 और इसका +2। यस और नो? फिर क्या लेंगे, c लेंगे। c को हाइड किया, इसका 2 2 जा 4 और माइनस कर दी। अच्छा, इनका जो आंसर आएगा, पक्की बात है, सॉल्व करके हमेशा कांस्टेंट ही आएगा, मतलब कोई स्केलर क्वांटिटी हमने ले ली। यस और नो? तो अगर मैं आपसे कहूँ a की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो -5 लैम्डा। यस और नो? अच्छा, मैंने कहा यार b की वैल्यू बताओ, तो उधर क्या जाएगा, b की वैल्यू 4 लैम्डा। क्यों? क्योंकि ये माइनस का 4 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, c क्या होगा, लैम्डा। abc की वैल्यू निकल के आ गई। अब ये जो abc की वैल्यू हम पुट करेंगे यहां पर, तो चलो a की जगह 5 लैम्डा
-5 लैम्डा, -5 लैम्डा, बी की जगह 4 लैम्डा और सी की जगह ओनली लैम्डा। अब एक बात सुनो, लैम्डा इसमें भी, लैम्डा इसमें भी, लैम्डा इसमें, क्या कॉमन नहीं आ रहा है? और लैम्डा कॉमन होके जाएगा किसमें? 0 में, तो इसको लिखो या फिर देखो वही तो आंसर आ गया पहले वाला। आ गई तीसरी इक्वेशन, यस और नो। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके पास। ये तरीका देखो, मैंने माइनस भी इसलिए लगा दिया, अगर प्लस भी लोगे तो आपको ये रटना पड़ेगा कि जब ए को हाइड किया है तो इसका मल्टीप्लाई इसका इसके साथ, अगर प्लस लोगे तो उल्टा करना पड़ेगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो मैंने पहले से ही माइनस लगा के सीधा कर दिया। आई बात समझ में? पक्की बात है। ये हो गया दूसरा मेथड। अब तीसरा मेथड ऐसे ही बता देता हूं मैं, इसको मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके तीसरा मेथड बताता हूं। देखो ये था क्रॉस, अब देखो कैसे एलिमिनेशन, कैसे। यहां पे क्या था भैया, हमारे पास ए था, यहां क्या था बी था, यहां क्या था सी था। अब सुनो जरा, ये हो गया हमारे पास, इस इक्वेशन को नीचे लिखते हैं, इसके 2b माइनस का 3c इक्वल्स टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2a, ये कितना 4 और ये कितना हो जाएगा 6 और 0 में, ठीक है, माइनस कर दो, माइनस माइनस प्लस, ये सही हो गया भैया। माइनस का b आ गया, प्लस का 6c और माइनस का 4c, तो प्लस का 4c, पक्की बात है। तो b कितना आ गया, माइनस का 4c। बात समझ आई ना? पक्की बात है ना? अब ये b की वैल्यू, हाँ गुड, वेरी गुड, प्लस का 4c आएगा, ठीक है। अब ये b की वैल्यू मैं इस वाले इक्वेशन में पुट कर दूं या किसी में भी, कहीं पर भी पुट कर दो। मैं इस वाली इक्वेशन b की जगह 4c पुट कर देता हूं, तो a2 b की जगह 4c माइनस का 3c इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो गया, 8c माइनस का 3c इक्वल्स टू 0। तो a क्या आ गया, माइनस का 5c। क्लियर है? अब ये ए बी सी की वैल्यू में इक्वेशन 1 में पुट करता हूं, देखो आंसर वही आएगा। चलिए a की जगह कितना पुट करूंगा मैं, माइनस का 5c, b की जगह 4c और c की जगह c ही रहने दो। तो क्या c कॉमन नहीं आ रहा है? जहां से चले थे वहीं पर आ गए डियर। क्लास 10th का यूज करके 3 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, जो आपको अच्छा लगे, जो अब मैं कहता हूं जो आपको आसान लगे, क्योंकि मैं नहीं जाता हूं आसान, हम जाते हैं कि हम इसको कितने तरीके से सॉल्व कर सकते। कंसेप्ट के लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर नंबर वाली बात करें तो हमारा तो पहली बार में सॉल्यूशन हो गया था, लेकिन नंबर के लिए पढ़ोगे तो नंबर में अटके रह जाओगे, ठीक है, और डिग्रियां लेके घूमोगे केवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अच्छा, एग्जाम्पल 20, प्लीज 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 एग्जाम्पल 20 देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड द प्लेन। ठीक है यार, सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक ये प्लेन है, कोई ये रहा प्लेन, इस प्लेन का एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है 6, 5, 9। यहां से डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस बोले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही फाइंड करते हैं, ये हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। और ये जो प्लेन है, क्योंकि प्लेन की इक्वेशन भी तो पता होनी चाहिए, ये जो प्लेन है 3 पॉइंट से होता हुआ जा रहा है, A और एक B और एक ये C, इनके कोऑर्डिनेट गिवन है। एक बात सुनो जरा, मैं आपको बताऊं एक चीज, अगर इस प्लेन की इक्वेशन इस फॉर्म में है, अगर इस फॉर्म में है प्लेन की इक्वेशन, मतलब वेक्टर फॉर्म में, तो डिस्टेंस होता है इनके बीच में, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास a डॉट एन वेक्टर माइनस डी और मॉड्यूलस एन वेक्टर। मैं एक चीज क्लियर करा दूं यहां पे, अगर ये डी RHS में है तो हमेशा माइनस ही आता है फॉर्मूले, हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर आपने जैसे डी, क्योंकि डी तो एक कांस्टेंट है इस समय, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर तो है नहीं, डी कांस्टेंट है, अगर इसको इस तरफ लिख दिया आपने तो ऑटोमेटिक ये प्लस बन जाएगा। तो कंफ्यूज मत होना, एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेके चलो आप, क्योंकि मैंने पहले बताया हुआ है 0 लो ये लो, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेके चलो कि अगर ये डी RHS में है तो हमेशा माइनस आएगा। पक्की बात है? तो ये याद रखना है, तो ये बस हमको याद करना है। अच्छा, और जो ए वेक्टर क्या होता था, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये क्या होता था हमारे पास, ए वेक्टर होता था, बस कुछ नहीं करना। अब यार लेकिन इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है, पहले तो इक्वेशन फाइंड करो प्लेन की π1 की। तो यार एक ये प्लेन है, 3 पॉइंट से अगर कोई प्लेन होता हुआ जाता है तो उस प्लेन की इक्वेशन मुझको पता है, पूरा फॉर्मूला हमने पढ़ा है। इक्वेशन ऑफ π1 क्या होता था, R माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट B माइनस ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट C माइनस ए वेक्टर। यस और नो? पक्की बात है यार। देखो मिसलेनियस कर रहे हो,
बी वेक्टर, ए वेक्टर, ये सब हमारे क्या ए वेक्टर हैं, ये बी वेक्टर हैं, ये सब सी वेक्टर, इनके पोजीशन वेक्टर हम निकाल लेंगे। तो क्या प्लेन की इक्वेशन निकल के नहीं आ जाएगी? प्लेन की इक्वेशन कुछ निकल के आएगी। तो ए वेक्टर तो हमारे पास ये रहा। अब ये जो प्लेन की इक्वेशन निकल के आएगी, इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो ये हो जाएगा। बात समझ आ रही है? और इस प्लेन की जो भी इक्वेशन है आरएचएस में जो भी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बात समझ आ रही है? क्योंकि इस प्लेन की इक्वेशन कुछ मान लो मैं कह रहा हूं कुछ इस फॉर्म में आएगी। अगर मैं ऐसे अंदाजे से ही लिख रहा हूं, मान लो 4 2x जो भी कुछ है, तो ये हो जाएगा एन वेक्टर, ये हो जाएगा हमारा डी, पक्की बात है। और ये ए हो गया, ये हमारा ए क्या हो जाएगा? 6i कैप प्लस 5j। क्योंकि देखो मैं अभी आपने एक चीज देखी होगी कि मैं किस चीज पर फोकस करता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 3 तरीके से बताया, लॉजिक घंटा नहीं है इसमें, इसीलिए नहीं बता रहा हूं। क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन होता तो मैं इसको 3-4 तरीके से कोशिश करता आपको बताने की, लेकिन कुछ लॉजिक नहीं है। पुट द वैल्यू गेट द आंसर है। क्या लॉजिक है कोई इस प्लेन की इक्वेशन? तो यार अगर ये करना नहीं आ रहा है, ये करना नहीं आ रहा, तो यार फिर तो मिसलेंस पढ़ने का कोई मीनिंग ही नहीं बनता है। क्लियर है? तो डू योरसेल्फ ये चीज, कोई लॉजिक इसमें बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलो एग्जांपल पर, ये लास्ट एग्जाम देख लो प्लीज, अब शांत हो जाना। ये 2 लाइन की इक्वेशन है यार, ये चेक करना है, ये शो करना है कि ये 2 लाइन आपस में क्या है? कोप्लानर। मतलब क्या हुआ कि हमको ये दिखाना है कि ये दोनों लाइन एक ही प्लेन से होती हुई जा रही हैं। अब ये लाइन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, अगर मैं आपको लिख के बताऊं क्या होती थी, x माइनस x1 अपॉन a1 और y माइनस y1 अपॉन b1 और z माइनस z1 अपॉन c1, x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 अपॉन c2। अगर ये 2 लाइन के स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर ये कोप्लानर है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए बस। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 या z2 जो भी आप लोग बोलते रहते हैं। हाँ कर रहे हैं यार, वरना तो 0 ही हो जाएगा ना। z2 माइनस, अगर ये 0 आ जाए कैसे भी करके तो बस बात खत्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है। अब सुनो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x माइनस x1। अब यहां पे बहुत से बच्चे सोचेंगे कि यार ये हमारा पूरा x1 हो गया। नहीं, माइनस के बाद जितना भी जाएगा उसमें ब्रैकेट आएगा ना यार, और जब ब्रैकेट आएगा तो ये माइनस का साइन नहीं आ जाएगा यहाँ पे। क्यों? ब्रैकेट जैसे ही आपने लगाया सब लोग माइनस कॉमन गया ना, क्योंकि आप इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो x माइनस से प्लस डी वही तो आ जाएगा। सेम काम यहां पर भी ऐसे होगा, जैसे ही आपने ब्रैकेट लगाया यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अच्छा ये देखो, ये माइनस बाहर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये तो बच्चों वाली बातें हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भयंकर। क्यों? अगर डाउट हो रहा है भैया ब्रैकेट के अंदर इसका मल्टीप्लाई कर दो, वही निकल के आ जाएगा हमारे पास। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। तो ये x1 हो गया पूरा, ये y1 हो गया, ये z1 z1 जो भी आप, x2 y2 और z2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। x2 माइनस x1, तो x2 कितना इसी में पुट कर देंगे, b माइनस c माइनस x1 कितना, ये तो माइनस इसके अंदर जाएगा तो प्लस का d हो जाएगा, पक्की बात है। y2 माइनस y1, y2 कितना b माइनस का a, पक्की बात है। z2 माइनस z1, तो ये कितना हो जाएगा? b प्लस c माइनस का a और माइनस का d। चलिए अच्छा, इसकी जगह कितना है? ये हो गया a2 कितना है और ये कितना है? चलो अब एक काम करते हैं, देखो कुछ लॉजिक लगाते हैं, कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा होगा। माइनस का c प्लस का c, d से d कैंसिल हो रहा है, तो क्या करेंगे? c1 की जगह लगा देंगे c1 प्लस c2। चलिए b से b कितना हो गया? 2b शायद, सही बात है। c से c शहीद हो गया, माइनस a से माइनस का 2 या d से d कट गया। इसका इसके साथ करेंगे तो क्या होगा? गामा से गामा 2 अल्फा, और इसको मैंने ऐड किया माइनस गामा कितना है? 2 बीटा, और तो सब ऐसे ही लिख दो, b माइनस a अल्फा एंड बीटा। तो ये b प्लस c माइनस का a माइनस का d। अब आगे देखते हैं, अगर कुछ नहीं होता है तो फिर जुगाड़बाजी करेंगे। ये आ गया। अब सुनो, 2 यहां से भी कॉमन आ रहा है, यहां से भी कॉमन आ रहा है, तो 2 तो बाहर आ गया। b माइनस a अल्फा बीटा दोनों सेम हो गए। और हमने यार डिटर्मिनेंट में पढ़ा है, अगर 2 रो या 2 कॉलम के सारे एलिमेंट सेम हो जाते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? 0। तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा? 0। तो 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, मतलब LHS बराबर RHS आ गई। तो ये 2 लाइन हमारे क्या हो गए? 2 लाइन कोप्लानर हो गए भैया। अब करेंगे मिसलेनियस के क्वेश्चंस, मजेदार।
चलो यार ये लास्ट एग्जांपल और खत्म कर देते हैं। क्या कह रहे हैं इसमें, कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस क्रॉसेस एक्स वाई प्लेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे, विद डायग्राम समझेंगे इसको तो अच्छे से समझ आएगा। ये एक्स वाई, प्लीज अब बात नहीं करो। एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से होती हुई जा रही है, ठीक है, और एक्स वाई प्लेन पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से भी होती हुई जा रही है, तो उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करो। फिर से बताएं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट्स। एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से भी होती हुई जा रही है और जो जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने उससे भी होती हुई जा रही है, लेकिन कंडीशन क्या है, जो भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं वो एक्स वाई प्लेन पर है। किस पर है? एक्स वाई प्लेन पर। तो इस तरीके से समझते, मैंने कहा ये भैया लाइन देखती हूँ, एक्स वाई प्लेन यही है, ये लाइन जा रही है और वो पॉइंट हमारा ये रहा पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब यार 3D का एंड चल रहा है, एक्स वाई प्लेन पर कोई भी पॉइंट है तो z तो 0 होगा, तो लेट कर लो इस P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वाई 0, पक्की बात है। और वो लाइन इन दोनों पॉइंट से भी होती हुई जा रही है, तो एक पॉइंट ले लो, ये A 3 4 1, ये B है, तो बस हमको P पॉइंट से कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, पक्की बात है। अच्छा, इस P पॉइंट का अगर मैं पोजीशन वेक्टर की बात करूं इस P पॉइंट का, तो क्या होगा, ये वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, पक्की बात है। वो 0 तो है ही नहीं, 0 को लिखो या फिर मत दो, पक्की बात है। अब यार हमने पढ़ा है कि कोई भी लाइन अगर 2 पॉइंट से होती हुई जाती तो इसकी इक्वेशन होती थी r माइनस ए, क्या होती थी, r माइनस ए, r माइनस कुछ ऐसी होती है, और b माइनस ए। याद आ रहा है, कुछ नहीं याद आ रहा, यस और नो, याद आ रहा है नहीं आ रहा है? मैं मुझे खुद कंफ्यूजन है, तुम कह रहे हैं हाँ, r इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए, ठीक है, क्या है, r इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस। देखो यार हम लोग करते हैं प्रूफ, आप लोग को तो याद रखना चाहिए ना फॉर्मूले वगैरह। तो ये उस लाइन की वेक्टर फॉर्म होती है जो 2 पॉइंट से होती हुई जाती है। ए वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर, बी इसका क्या है, पोजीशन वेक्टर है, इस तरीके से ये इसका पोजीशन वेक्टर, ये इसका पोजीशन वेक्टर। चलिए अब केवल वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे जल्दी से। तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, ठीक है, प्लस लैम्डा बी माइनस ए, तो बी माइनस ए मतलब 5 से 3 गया तो 2i कैप, 1 से गया तो माइनस का 3j कैप प्लस का 5k कैप। अच्छा, ये r वेक्टर क्या होता था, इस वाली जो ये लाइन की इक्वेशन है उसी का तो पोजीशन वेक्टर होता था, पक्की बात है। समझो बात को ध्यान से, इस बात को ध्यान से समझ। तो क्या ये पॉइंट्स इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, और ये इसका पोजीशन वेक्टर है, तो क्या मैं r वेक्टर की जगह वो चीज नहीं लिख सकता हूं? बस यही है, यही आपको समझना था भैया, आंसर आ गया हमारा, एक्स आई प्लस वाई जे कैप, ठीक है। अब देखो यहां पे इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3 प्लस 2 लैम्डा आई कैप 4 माइनस 3 लैम्डा जे कैप और 1 प्लस 5 लैम्डा के। अब कंपेयर कर दो, i का कोफिशिएंट क्या है, x, तो x बराबर कितना गया, 3 प्लस 2 लैम्डा, पक्की बात है। अच्छा, y का क्या है, 4 माइनस 3 लैम्डा, और इसका क्या होगा, 1 प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू 0, तो यहां से लैम्डा कितना निकल के आएगा, माइनस का 1/5। लेकिन हमको तो x और y की वैल्यू फाइंड कर रही थी, तो x कितना भी है हमारे पास, 3 प्लस 2 माइनस का 1/5, और y कितना भैया, क्लियर है। तो एक्स वाई की वैल्यू हमको फाइंड करें। लॉजिक जो है देखो, एनसीईआरटी का अगर आप एग्जांपल का सॉल्यूशन देखेंगे तो यार उन्होंने बोला है वाई लगा दिया था, पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन वन, और उस पर लगा दिया वाई क्वेश्चन मार्क, कि ऐसा क्यों है कि इसका जो पोजीशन वेक्टर है आपने ये कर लिया। तो आपको याद दिला दूं, ये जो इक्वेशन होती थी इसमें आर एक कोई भी पॉइंट होता था, जो हम पॉइंट लेते थे उसका क्या पोजीशन वेक्टर। तो मान लो वो पॉइंट यही है, क्यों नहीं लेट कर सकते, क्योंकि आर जो होता था वो भी लेट ही करते थे, कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते उसी का तो पोजीशन वेक्टर होता था यार। अगर प्रूफ किया आप लोगों ने तो हमने उसी वेक्टर को ये लेट कर लिया, तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। सारे एग्जांपल खत्म हो गए यार अपने, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फॉर्मूले वगैरह याद कर लो 3D के।